साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग पीसीएस 2023 और आरओ के लिए टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं और ये हमारा 25वां टेस्ट सीरीज़ रहेगा। 24 टेस्ट सीरीज़ हो चुके हैं। 24 का मतलब ये हुआ कि 6 टेस्ट सीरीज़ हो चुकी हैं। आज ये 7वें टेस्ट सीरीज़ का पहला पार्ट रहेगा, जिसमें 35 प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, हर एक टेस्ट में 35-35 प्रश्न शामिल किए जा रहे हैं। आज में इकोनॉमिक्स आपको देखने को मिलेगी। इकोनॉमिक्स के साथ साथ करंट अफेयर्स के सवाल रहेंगे और इसमें आपको आगे चल के इसी टेस्ट सीरीज़ में 7वें वाले में कुछ रीजनिंग के सवाल देखने को मिलेंगे जो कि आरओ में आते हैं, और फिर साथ में यूपी स्पेशल भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। प्रश्नों की प्रकृति वैसी ही रखी गई है जैसे रहती है हमारे एग्ज़ाम में। तो हम बहुत अच्छे से समझेंगे टेस्ट सीरीज़ को और प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, जिससे एग्ज़ाम को आप क्रैक कर पाएँ। ठीक है, तो आज हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं होती हैं, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, जानते ही हैं। साथ साथ बृहद बेरोजगारी भी आपको देखने को मिलती है, और साथ साथ जो है न्यून प्रति व्यक्ति आय देखने को मिलती है। उद्योगों की प्रधानता जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में नहीं है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। कारण यह है कि उद्योग की प्रधानता जो है विकसित अर्थव्यवस्था का भी लक्षण है, भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं। तो उद्योग की प्रधानता होती है विकसित अर्थव्यवस्था के लक्षण। ठीक है, विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, विकसित अर्थव्यवस्था के लक्षण होते हैं। चूँकि भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है, इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं कृषि प्रधान, बेहद बेरोजगारी और न्यून प्रति व्यक्ति आय हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, एक चीज़ और मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इन्फॉर्मेशन ये है कि पीसीएस के लिए अलग से एक टेस्ट शुरू हो गया है, जिसमें जीएस वर्ड के टेस्ट सीरीज़ जो पेड होती है, वो पेड टेस्ट सीरीज़ कराई जा रही है। वो आप लोगों के लिए निःशुल्क है। उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो वो जो टेस्ट सीरीज़ कराई जा रही है, आप फुल टेस्ट है 2023 पीसीएस के लिए, वो अभी परचेस किया है मैंने, तो आप वो जाके देख सकते हैं। वो फुल टेस्ट है, उसके लिए अलग से जो है मैंने फ़ोल्डर बना दिया है, तो वो ज़्यादा के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ। तो भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ। तो भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। ये कब हुआ। ये हुआ था 1900 जो है 91 में नरसिंहा राव सरकार के सत्ता ग्रहण करने के पश्चात अपनाई गई आर्थिक नीति उदारीकरण का प्रारंभ 24 जुलाई 1991 को हो गया। ठीक है, तो 1991 में एक चीज़ हुआ, एलपीजी रिफॉर्म। ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म के बारे में जानते ही होंगे। 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति घोषित हुई। ठीक है, इस नीति में 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, पहले लाइसेंस की आवश्यकता होती थी, लेकिन जब एलपीजी रिफॉर्म हुआ तो उसमें क्या हुआ कि भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ। ठीक है, तो उसमें जो है औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ जो है ये शुरू हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जानते ही हैं की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ द्वारा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ द्वारा किया जाता है। इसका गठन 2 मई 1951 को किया गया था। कब किया गया था। 2 मई 1951 को किया गया था। ठीक है, और वर्तमान में जो है सीएसओ और एनएसओ को जो है सीएसओ प्लस एनएसएसओ इन दोनों को मिला दिया गया, तो एक नया संगठन बना जिसको कहा गया एनएसओ। ठीक है, एनएसओ। ठीक है,
यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कहा गया है। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जो है इसकी गणना की जाती है, लेकिन अब नया एक संगठन बनाया गया है NSO। ठीक है, CSO द्वारा समकालित राष्ट्रीय आय एवं संबंधित अन्य राष्ट्रीय आय के 3 आयामों पर प्रकाश डालते हैं। एक तो घरेलू उत्पाद है, दूसरा कारक आय के रूप में इसका वितरण, तथा अंतिम उपभोग एवं पूंजी निर्माण के रूप में इसका उपयोग है। तो वर्तमान में जो है ANSO वो कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचालक है? आर्थिक वृद्धि का परिचालक कौन हो सकता है? तो इसमें से जो दिया गया है उसमें होता है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। यानी आर्थिक वृद्धि से अभिप्राय किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय की वृद्धि से है। सामान्यतः यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में हो रही है तो हम कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। परंतु आर्थिक समृद्धि की माप के लिए प्रति व्यक्ति आय को ही सबसे उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, तो GDP जो है कि जब गणना की जाती है तो उसमें प्रति व्यक्ति आय को जो है मतलब आर्थिक समृद्धि जो होती है उसकी जब गणना की जाती है तो उसमें प्रति व्यक्ति आय को ही सबसे उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, तो आर्थिक वृद्धि का परिचालक कौन होता है? तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि जो है होती है। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक कथन को A तथा दूसरे को R कहा गया है। ठीक है, पहला कथन है, कथन कहता है सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है वो मानव समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, दूसरा कारण कहता है सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जिससे उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अन्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। नहीं, गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED की जो है रिपोर्ट जो है वर्ष 1987 में प्रकाशित एक रिपोर्ट जो है आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रेटलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, के अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करती हो। ठीक है, तो हमारा कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। तो समावेशी समृद्धि के लिए क्या आवश्यक होता है? तो आवश्यक होता है अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिक उपलब्धता। यानी तीनों सही हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, समावेशी विकास का आशय जो है समाज के सभी वर्गों तक संसाधन एवं सुविधाओं की पहुंच से है। इसमें बुनियादी सुविधाओं में सुधार के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसरों की उपलब्धता परिलक्षित होती है। इसके साथ ही गरीबों को कम किया जाना इसका प्रमुख आयाम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो भारत में भूमि सुधार का हिस्सा कौन नहीं हो सकता है? तो इसमें जो है बहुफसलीय योजना जो है भूमि सुधार का हिस्सा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जमींदारी की प्रथा का उन्मूलन हो सकता है भूमि सुधार का हिस्सा। भूमि जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारण यह भी हो सकता है। काश्तकारी सुधार यह भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि भारत में आज़ादी के समय एक ऐसी कृषि व्यवस्था मौजूद थी जिसमें भूमि का स्वामित्व कुछ हाथों में केंद्रित था। अतः देश को समृद्ध बनाने हेतु भूमि सुधार को अति आवश्यक माना गया तथा इस हेतु जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण एवं काश्तकारी सुधार के कार्यक्रम अपनाए गए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा इसमें डी है जो कि भूमि सुधार से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था? वह थी, तो जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ वह तिथि कौन थी? तो वह तिथि थी 6 अगस्त 1952। ठीक है, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई
राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी एक संविधानेतर निकाय है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदित करने के साथ साथ समय पर योजनाओं का मूल्यांकन करती है एवं राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक और आर्थिक नीतियों की समीक्षा कर आवश्यकता अनुसार अपने सुझाव देती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा भी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। तो 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था श्रीमन नारायण ने। वर्ष 1944 में प्रसिद्ध गांधीवादी अर्थशास्त्री श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा भारत के आर्थिक नियोजन हेतु एक योजना प्रस्तुत की गई जिसे गांधीवादी योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना में स्वावलंबी गांवों के साथ साथ विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना की स्थापना की संकल्पना भी की गई। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। तो ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें समाजवादी ढांचे की संकल्पना का जो है स्थापना का संकल्प लिया गया। तो वो थी जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कौन सी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली। यह योजना प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मूलभूत उद्देश्य देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करना था। वर्ष 1956 में घोषित औद्योगिक नीति में समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना को स्वीकार किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है योजना अवकाश का संबंध किस अवधि से है। तो योजना अवकाश का संबंध जो है 1966 से 1969 तक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति जो है 31 मार्च 1966 को हुई और चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से प्रारंभ हुई। इस अवधि अर्थात अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक 3 वर्ष तक कोई भी पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में नहीं रही। अतः वर्ष 1966 से 69 को ही भारतीय आयोजना के इतिहास का योजना अवकाश कहा जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन भी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूची को मिलाना है। एक तरफ सूची दिया गया है जो है और जो है पूछा है, एक तरफ देश है एक तरफ मुद्रा है। ये देश दिए गए हैं और एक तरफ जो है ये देश है और ये मुद्रा है। कौन से देश की मुद्रा क्या है? ठीक है, तो थाईलैंड की मुद्रा जो है बात जो है थाईलैंड की मुद्रा है। ठीक, उसके बाद रिंगगिट जो है मलेशिया की मुद्रा है। कहाँ की है? मलेशिया की है। रुपया मुद्रा होती है इंडोनेशिया की, जानते ही हैं। और जो है वान मुद्रा होती है दक्षिण कोरिया की। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। बात मुद्रा थाईलैंड की, रिंगगिट मुद्रा जो है मलेशिया की, रुपया इंडोनेशिया की और वान जो है दक्षिण कोरिया की मुद्रा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दे तो इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करें। ठीक, कौन सी घटनाएं किस काल में जो है हुई वो हमको देखना है। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1667 से 66 से 67 में हुई है। ठीक है, 1666 से ये हुई हरित क्रांति 1600 नहीं 1966 से 67 में। ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में हुई तथा चौथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में किया गया। 19 जुलाई 1969 में किया गया। ठीक है, फिर गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने वर्ष 1971 में दिया, 1971 में। ठीक है, फिर 20 सूत्रीय कार्यक्रम जिसे जो है
1975 में दिया गया। कब दिया गया? 1975 में। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, सारे सीरियल से लिखे गए हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1966 से 67 में की गई तथा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में किया गया। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा वर्ष 1971 में दिया गया, जिसे पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया। 20 सूत्री कार्यक्रम को वर्ष 1975 में प्रारंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है। तो योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है चयनित आधारभूत उद्योग से। किससे है? चयनित आधारभूत उद्योग से। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर ऐसे उद्योग हैं जो अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक आर्थिक विकास की दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं। कोर सेक्टर की श्रेणी में 8 आधारभूत उद्योग शामिल हैं: इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और विद्युत। इन 8 बुनियादी उद्योगों में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP में हिस्सेदारी 40.27% है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा कार्य नहीं है? तो वो है विदेशी व्यापार का नियमन करना। बिल्कुल नहीं, उसका कार्य देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों में कौन कौन शामिल होता है? तो वो शामिल होता है मौद्रिक नीति का निर्माण करना। ठीक है, उसके बाद जो है करेंसी का नियमन करना, फिर जो है शाख का नियमन करना, शाख नियंत्रण यानी, और उसके अलावा देश के विदेशी विनिमय कोष की रखवाली करना एवं प्रबंधन करना। ठीक, विदेशी व्यापार का नियमन वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो विदेशी व्यापार का नियमन किसके द्वारा किया जाता है? वाणिज्य मंत्रालय, याद रखिएगा, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत हुई। 1937 में इसका मुख्यालय कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित किया गया। यह भारत का केंद्रीय बैंक है और वर्ष 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, खुले बाजार की कार्यवाही समाहित होती है, यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन जानते ही हैं। तो खुले बाजार की कार्यवाही समाहित किसमें होती है? तो वो समाहित होती है शाख नियंत्रण की परिणात्मक विधियों से। ये बैंक द्वारा किया जाता है। RBI द्वारा मौद्रिक नीति में शाख नियंत्रण के लिए 2 विधियां अपनाई जाती है। पहला तो होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। पहला परिणात्मक शाख नियंत्रण विधि होती है, जिसमें जो है इसके अंतर्गत बैंक दर, सीमांत स्थायी सुविधा, खुली बाजार की क्रियाएं, तरलता समायोजन सुविधा यानी रेपो और रिवर्स रेपो दर। ठीक है, परिवर्तन कोष अनुपात यानी नगद आरक्षित अनुपात, जिसमें CRR सांविधिक तरलता अनुपात या SLR शामिल होते हैं। ठीक है, दूसरे तरह की जो है मौद्रिक नीति क्या होती है? दूसरे तरह की विधि होती है गुणात्मक शाख नियंत्रण। इसमें जो है मार्जिन निर्धारण, नैतिक दबाव, शाख की राशनिंग, उपभोक्ता उधार का नियमन, शाख स्वीकृतिकरण योजना शामिल होती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है कि? तो इसका प्रभाव होता है आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। यानी अवमूल्यन का अर्थ है किसी देश की मुद्रा के बाह्य मुद्रा को कम कर देना। ठीक है, जब किसी देश के भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आ जाता है, तब उस देश की मुद्रा की स्थिति में सुधार लाने के लिए यह नीति अपनाई जाती है। इसमें आयात महंगे हो जाते हैं तथा उसमें कमी आती है, जबकि देश में उत्पादित वस्तुएं विदेशों में सस्ती हो जाती हैं और इससे निर्यात में वृद्धि होती है। इस प्रकार व्यापार शेष की स्थिति में सुधार होता है। भारतीय रुपये का अब तक 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है, वर्ष 1949 में, 1966 में तथा 1991 में। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा ये सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति वर्ष के आधे से अधिक दिनों तक रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे कहते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति जो है ऐसा रोजगार नहीं प्राप्त कर पाता वर्ष के आधे दिनों तक, तो उसे कहा जाता है सामान्य स्थिति का बेरोजगार।
ठीक है। भारत में बेरोजगारी मापन की 3 विधियां होती हैं। कौन कौन सी? एक सामान्य स्थिति होती है। पहली तो सामान्य स्थिति में होता है कि वर्ष के आधे से अधिक दिनों में यानी 183 दिनों तक रोजगार न पाने वाले व्यक्ति, ये सामान्य स्थिति का बेरोजगार होता है। दूसरा होता है चालू साप्ताहिक बेरोजगार। चालू साप्ताहिक बेरोजगार कौन होता है? यदि कोई व्यक्ति सप्ताह में 1 घंटे का भी रोजगार नहीं पाता है तो वह चालू साप्ताहिक स्तर का बेरोजगार है। फिर उसके बाद आता है चालू दैनिक स्थिति। यह किसी व्यक्ति को किसी दिन विशेष में 1 घंटे का भी रोजगार ना मिले तो उसे चालू दैनिक स्थिति का बेरोजगार माना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा इसमें सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ था? जो है सर्विस टैक्स लगता है वो किसकी सिफारिश पर लागू हुआ था? तो वो लागू हुआ था राजा जे चलैया समिति के द्वारा। ठीक है। कर आधार को ज़्यादा विस्तृत करने के लिए राजा जे चलैया समिति की संस्तुति पर सेवा कर को वर्ष 1994 से 95 के केंद्रीय बजट से प्रारंभ किया गया। वर्तमान में सेवा कर का वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में विलय हो गया है। ठीक है, जानते ही हैं वर्तमान में जीएसटी लागू है। ठीक, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भुगतान बैंकों की स्थापना का सुझाव निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा दिया गया? तो भुगतान बैंकों का जो है स्थापना का सुझाव नचिकेत मोर समिति द्वारा दिया गया। बहुत आसान क्वेश्चन है। नचिकेत मोर समिति ने वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए नए बैंकिंग ढांचे के रूप में भुगतान बैंकों की स्थापना की सिफारिश की थी। इस समिति का गठन सितंबर 2013 में किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2014 को भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपी थी। बहुत चर्चा में रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। तो वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो ये गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। इन्होंने 11 दिसंबर 2018 को आरबीआई के 25वें गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आरबीआई के पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे तथा भारतीय मूल के पहले गवर्नर सीडी देशमुख थे। ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा भी सही है। अगला प्रश्न है, नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, कौन सा कथन सही है? पहला है, नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित हुआ। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित हुआ। सही है। नाबार्ड की स्थापना यानी जुलाई 1982 में किया गया। ठीक। अगला है, यह केवल कृषि संबंधी क्रियाओं हेतु साख सुविधा प्रदान करता है। यही गलत हो गया, केवल लगा हुआ है ना। यह जो है ग्रामीण वित्त की शीर्षक संस्था के रूप में अनेक वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ऋण देती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? नरेगा के विषय में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। पहला है ऑप्शन ए, कहता है कि फरवरी 2006 से देश के सभी जिलों में लागू है। गलत है। क्यों? क्योंकि नरेगा जो है 2 फरवरी 2006 से आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ग्राम सभा से किया गया इसका शुभारंभ, और यह योजना शुरुआती दौर में देश के 200 जिलों यानी दूसरे चरण में 130 अतिरिक्त जिलों अर्थात कुल 330 जिलों तक 1 अप्रैल 2008 से सभी जिलों में लागू है। तो 2006 की जगह फरवरी 2006 की जगह अप्रैल 2008 हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल 2008 से देश के सभी जिलों में लागू है। ठीक है, और बाकी सही है, देख लीजिए। इससे ग्रामीण परिवारों की जीविकोपार्जन की सुरक्षा की वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही है। नरेगा प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। सही है। उसके अलावा जो है
2009 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए, जो कि सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न में से कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है? तो जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम होता है उसमें गरीबी रेखा से नीचे जो कार्यक्रम होते हैं उनमें से कौन सा जो है कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो है हमारे कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, नहीं सॉरी, इसमें शामिल नहीं है कस्तूरबा विद्यालय योजना और साथ साथ मध्याह्न भोजन योजना। ठीक है, ये दोनों हमारे शामिल नहीं है। अन्नपूर्णा योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, ये दोनों शामिल है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में हुई। कब हुई? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में, ठीक है, शुरुआत हुई। यह कार्यक्रम गरीब परिवारों में वृद्धावस्था, जीविकोपार्जन करने वाले मुख्य सदस्य की मृत्यु तथा मातृत्व जैसी स्थितियों में लाभ के लिए सामाजिक सहायता की राष्ट्रीय नीति प्रस्तुत करता है। यह पूरी तरह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें निम्नलिखित 5 कार्यक्रम शामिल हैं। कौन कौन से कार्यक्रम हैं? इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, उसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम और अन्नपूर्णा योजना। मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का मुफ्त भोजन प्रदान करने की व्यवस्था की गई। ठीक है, और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत 2004 में अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्गों की बालिकाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए किया गया था। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्वाधार योजना। स्वाधार योजना संबंधित है, तो स्वाधार योजना संबंधित है कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए। ठीक है, स्वाधार योजना भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा विषम परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लाभार्थ प्रायोजित योजना है। इसका प्रारंभ 2001 से 2 में किया गया था। ठीक है, यानी इसकी शुरुआत जो है 2001-2 में हुई। ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत रिहा कैदी, प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य किसी कारण से बेघर और बेसहारा पीड़ित महिलाओं को स्वाधार गृह लाया जाता है, यानी सुधार गृह लाया जाता है तथा उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है? तो जो है यह होता है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, RBI, यानी जो है किसी भी आयातक को माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की प्राप्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के विनिमय नियंत्रण विभाग के समक्ष आवेदन करना होता है। आवेदन के वैध पाए जाने पर विभाग इसे स्वीकृति प्रदान करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम के क्रियान्वयन एवं प्रगति की स्थिति दर्शाने के लिए NFSA के लिए राष्ट्रीय रैंकिंग सूचकांक जुलाई 2022 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जारी किया के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा, यह सूचकांक 3 स्तंभों पर बनाया गया। ठीक, तो पहला कथन हमारा सही है, यह सूचकांक 3 स्तंभों पर बनाया गया है। कौन कौन से 3 स्तंभ थे? NFSA कवरेज, लक्ष्यीकरण व अधिनियम के प्रावधान, डिलीवरी प्लेटफॉर्म और तीसरा था पोषण संबंधी पहल। ठीक, अगला कथन है हमारा, सामान्य, हिमालयी एवं केंद्र शासित क्षेत्रों को अलग अलग श्रेणी में बांटा गया। तो दूसरा भी हमारा सही है। तीसरा है सामान्य श्रेणी के राज्यों में पहला स्थान उड़ीसा तथा दूसरा गुजरात को मिला है।
तो तीसरा हमारा गलत है, क्योंकि पहला स्थान उड़ीसा को तो मिला है, लेकिन दूसरा जो है उत्तर प्रदेश को मिला है। किसको? यूपी को मिला है। ठीक है, तो सामान्य श्रेणी के राज्यों में पहले नंबर पे उड़ीसा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात। ठीक है, चौथा ऑप्शन है हमारा सामान्य श्रेणी में आंध्र प्रदेश का तीसरा व मध्य प्रदेश का छठा स्थान है। तो बिल्कुल सही है चौथा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 2 4। ठीक है, सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विभिन्न देशों में एफडीआई के अंतर्गत अंतर प्रवाह एवं बाह्य प्रवाह के आंकड़े प्रतिवर्ष जारी किए जाते हैं। ठीक है, मतलब विभिन्न देशों में एफडीआई के अंतर प्रवाह एवं बहिर्प्रवाह के आंकड़े प्रतिवर्ष जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये जारी किए जाते हैं अंकटाड द्वारा। किसके द्वारा? अंकटाड द्वारा। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट विभिन्न राष्ट्रों में विदेशी निवेश के अंतर प्रवाह व बाहर प्रवाह के संबंध में अंकटाड की वार्षिक रिपोर्ट जारी होती है। अंकटाड यूएनओ का व्यापार एवं निवेश से संबंधित निकाय है, जिसकी स्थापना 1964 में हुई। तो अंकटाड की स्थापना कब हुई? 1964 में। कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी व्यापार एवं निवेश में वृद्धि करके विकासशील देशों के विकास में सहायता पहुंचाना है। इसमें सदस्य राष्ट्रों की संख्या 195 है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की 11वीं कृषि संगणना का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस तारीख को किया? तो ये किया है 28 जुलाई 2022 से। ठीक है, भारत की 11वीं कृषि संगणना 2021-22 का शुभारंभ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 28 जुलाई 2022 से नई दिल्ली से की। ठीक है, कृषि के लिए इस्तेमाल हो रही भूमि के साथ साथ विभिन्न प्रकार के कृषि मानदंडों पर सूचनाएं इसके तहत ली जाएंगी। उल्लेखनीय है कि भारत में कृषि संगणना का कार्य 5-5 वर्ष के अंतराल पर होता है। ऐसी पिछली 10वीं कृषि जनगणना 2015-16 में हुई थी। भारत की पहली कृषि संगणना वर्ष 1970-71 में की गई थी। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में स्थान है। तो विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वह स्थान है तीसरा। कौन सा स्थान है? तीसरा। विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का अमेरिका व चीन के पश्चात विश्व में तीसरा स्थान है। देश में विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता जून 2022 तक अंत में 4,03,760 मेगावाट थी। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जीवाश्म ईंधन का योगदान 58.5%, जल विद्युत का योगदान 11.6%, नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान 39.7% व नाभिकीय ऊर्जा का योगदान 1.7% है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 2022-23 की खरीफ उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा में धान के समर्थन मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि हुई? तो धान में जो है वृद्धि की गई थी 100 रुपये की। कितनी? 100 रुपये की। 2022-23 की खरीफ उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार द्वारा 8 जून 2022 को की गई। खरीफ की मुख्य खाद्यान्न उपज धान की दोनों किस्मों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में ₹100 प्रति क्विंटल की वृद्धि इस बार की गई है। सामान्य श्रेणी के धान का समर्थन मूल्य 2040 प्रति क्विंटल तथा ए ग्रेड धान के समर्थन मूल्य 2060 रुपया हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मार्च 2022 के अंत में मोबाइल फ़ोन सेवा बाजार में विभिन्न कंपनियों की हिस्सेदारी का आरोही क्रम है। ठीक है, तो मार्च 2022 के अंत तक मोबाइल फ़ोन सेवा बाजार में कौन सी कंपनी सबसे पहले नंबर पे आएगी और कौन से लास्ट में? ठीक है, तो भारतीय दूरसंचार जो है नियामक प्राधिकरण, जिसे कहते हैं ट्राई, उसके आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 के अंत में मोबाइल फ़ोन सेवा बाजार में विभिन्न कंपनियों की हिस्सेदारी जो है, देख लीजिए कैसी है। दूरसंचार कंपनी, जिसमें रिलायंस जियो का प्रतिशत है 35.37%। कितना है?
35.37%। 37% किसका है? जियो का है। ठीक है, जियो का है। फिर भारतीय एयरटेल है 31.54। 35.37, 31.54% किसका है? एयरटेल का है। ठीक है, एयरटेल। फिर वोडाफोन आइडिया का है 22.83%। 22.83% किसका है? वोडाफोन आइडिया का। और BSNL है 9.96%। ठीक है, 9.96% किसका है? BSNL का। ठीक है, तो ये जो दो सरचार कंपनियां हैं इनकी बाजार में हिस्सेदारी प्रतिशत में कितनी है? जियो की है 35.37%, एयरटेल की है 31.54%, वोडाफोन आइडिया की है 22.83% और BSNL की है 9.96%। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, पहले नंबर पे BSNL आएगा, फिर बढ़ते क्रम में वोडाफोन आइडिया, फिर एयरटेल, फिर रिलायंस जियो। ठीक, तो ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI आधारित मुद्रास्फीति की दर के आंकड़े सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है वो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। अब ये पूछ रहा है प्रतिमाह कैसे जारी किए जाते हैं, तो प्रतिमाह जारी किए जाते हैं यानी मासिक रूप से। ठीक है, मासिक आधार पर प्रतिमाह जारी किए जाते हैं। CPI का आधार वर्ष 2012 है, तो अगर CPI का आधार वर्ष पूछ ले तो 2012 आधार वर्ष है। ठीक है, इकोनॉमिक पढ़े होंगे तो आधार वर्ष जानते होंगे। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान मई 2022 में 2021-22 में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित है। तो देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित कितना है? 314.51 मिलियन टन। कितना? 314.51 मिलियन टन। फसल वर्ष 2021-22 के दौरान देश में प्रमुख कृषिगत उपजों के तीसरे अग्रिम अनुमान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 19 मई 2022 को जारी किया गया। 2021-22 में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 314.51 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर होने का अनुमान लगाया गया। यह वर्ष 2020 से 21 में प्राप्त 310.74 मिलियन टन से 3.77 मिलियन टन अधिक है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2021-22 के लिए सरकार को कितना लाभांश हस्तांतरित किया था? तो ये पूछा है 2021-22 के लिए सरकार को कितना लाभांश हस्तांतरित किया था भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा? तो ये जो है हस्तांतरित किया गया था 30,307 करोड़। कितना? 30,307 करोड़। भारतीय रिजर्व बैंक ने लेखा वर्ष अप्रैल से मार्च में 2021-22 के लिए 30,307 करोड़ रुपए का लाभांश सरकार को हस्तांतरित करने की घोषणा मई 2022 में की थी। ठीक है, केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में रिजर्व बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से लाभांश के रूप में 73,948 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान लगाया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हो गए हमारे आज के 35 प्रश्न इस वीडियो में। फिर 36 से लेके जो है 70 तक के प्रश्न अगले वीडियो में शामिल किए जाएंगे। पिछले वीडियो आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। बाकी टेस्ट सीरीज जो चल रही हैं उन्हें भी जाके देख लीजिए, क्योंकि सिर्फ यही टेस्ट सीरीज नहीं है और भी चल रही हैं चैनल पे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।